Hello everyone, this is Dr. Tejas Upasni, orthopedic and joint replacement surgeon. So today we are going to talk about blood clots in the legs, which we call as deep vein thrombosis commonly, and the incidence of it following a knee replacement. So what do I mean by blood clots या deep vein thrombosis? So normally जो veins होते हैं यानी जो खराब blood वापस से हार्ट लेके जाते हैं, सो पैर में उनके उसमें वाल्व्स रहते हैं और वो अगर हम लोग नॉर्मली एक्टिव रहे तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो ब्लड ऑटोमेटिकली हार्ट तक पहुंच जाता है. बट कभी कभार लाइक स्पेशली आफ्टर सर्जरी या आप बहुत दिन आराम कर रहे हो या सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हो, लॉन्ग फ्लाइट्स ले रहे हो, जब आपके पैर के मसल्स इतने एक्टिव नहीं है तो क्या होता है कि कभी कभी द वेन्स में जो ब्लड है दैट स्टैग्नेट्स, इट बिकम्स स्लो, उसका सर्कुलेशन बिकम्स स्लो एंड देन इन सम पेशेंट्स यानी कोई पेशेंट्स में जिनमें टेंडेंसी है ब्लड क्लॉट फॉर्म होने की, उनमें पैर में ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो सकते हैं. एक तो ये इतना ज़रूरी क्यों है जानना और उससे क्या परेशानी होती है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है. सो दिस एज आई सेड वी कॉल इट एज डीप वेन थ्रोम्बोसिस. सो वेन्स आर अगेन सुपरफिशियल एंड डीप. सुपरफिशियल वेन्स में क्लॉट होने से इतना कोई इशू नहीं आता, बट कभी कभी अगर डीप वेन्स में अगर ब्लड क्लॉट्स आते हैं तो क्या हो सकता है कि जब भी वो क्लॉट्स बाहर डिसलॉज हो जाते हैं उससे एम्बोलिज्म हो सकता है. अगर वो लंग्स में जाके बैठ जाए तो वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं हम उसे. सो उससे क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट है वो जाके आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी जो लंग्स का सर्कुलेशन है उसमें जाके अटक जाता है. उस वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो जाती है. उसका जो सैचुरेशन है यानी ब्लड में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन है या सैचुरेशन है वो कम हो जाता है एंड कभी कभी ये काफ़ी क्रिटिकल भी हो सकता है. इसलिए इसे जानना और इसका प्रिवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है. यूजुअली अभी कोई भी पैर की सर्जरी होने दो, उसमें नी रिप्लेसमेंट होने दो, कोई भी फ्रैक्चर होने दो, कोई भी इवन आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होने दो, अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम सो के रहता है तो वो प्रोन है ये डीवीटी होने के लिए. अगर पेशेंट जल्दी मोबिलाइज हो जाता है यानी जल्दी बेड से उठता है, जल्दी एक्सरसाइजेस चालू कर देता है तो इसके चांसेस कम हो जाते हैं. सो नॉर्मली इसके चांसेस कितने, अराउंड मे बी 2 to 5% वी वुड से. नॉर्मल इंसिडेंस डीवीटी का 2 to 5% है, बट ऐसे ज़रूरी नहीं है. कभी कभार सब क्लिनिकल डीवीटी यानी पेशेंट को कुछ भी नहीं होता है बट अंदर डीवीटी होने की संभावना होती है, ऐसे भी हो सकता है. बट अगर डीवीटी हो जाता है तो क्या होता है पेशेंट को, एक तो पेशेंट के पैर एकदम सूज जाते हैं, इट बिकम्स लाइक रॉक हार्ड, इट बिकम्स दैट हार्ड स्वेलिंग. उसके बाद उसे पेन भी होता है काफ़ी एंड स्वेलिंग भी बहुत होता है. सो स्वेलिंग होता है, पेन होता है एंड वो पैर कड़क भी हो जाता है एंड अगर वो मूवमेंट करे तो वो पेनफुल भी होता है. सो क्लिनिकली डॉक्टर एग्जामिनेशन करके भी पता लगा सकता है कि पेशेंट को डीवीटी है कि नहीं एंड कंफर्म करने के लिए एक सोनोग्राफी यानी वीनस डॉपलर करके देखते हैं और वीनस डॉपलर पे वो क्लॉट दिखने में आता है. अभी इसके दो एस्पेक्ट्स हैं. एक तो प्रिवेंशन जिस पे हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं कि पोस्ट सर्जरी ये ना हो इसके लिए. सो प्रिवेंशन में क्या है, एक तो पेशेंट को जितना जल्दी हम मोबिलाइज़ कर सके उतना जल्दी मोबिलाइज़ करना. सो हम लोग जिस तरह से ये रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट करते हैं हमारे सेंटर में, वी सी टू इट के आप सेम डे खड़े रहें. सो आपको खड़ा करना ही है सेम डे. इवन जो खड़े रहने का स्टिमुलेशन है पैर को, उससे आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उससे भी डीवीटी होने का चांसेस कम हो जाता है. सेकेंडली वी स्टार्ट यू विथ अनदर काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज जिसे हम बोलते हैं एंकल पंप एक्सरसाइजेज. यानी सो के आपके एंकल की मूवमेंट करना है, नीचे ऊपर एंड फिल कम्प्लीटली राउंड एंड द अदर वे राउंड. सो ये मूवमेंट्स करने से आपका जो काफ मसल्स है वो काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. काफ मसल्स में सोलियस मसल रहता है जिसे हम लोग पेरिफेरल हार्ट कहते हैं. बिकॉज सोलियस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से वो जो वीनस रिटर्न है वो बेटर हो जाता है एंड जो हमारा ख़राब ब्लड है वो वापस से हार्ट तक पहुंच जाता है. सो बिकॉज ऑफ डूइंग द एंकल पम्प एक्सरसाइजेज यू आर एक्टिवेटिंग योर मसल्स एंड इंक्रीजिंग योर वीनस रिटर्न टू द हार्ट and reducing your chances of getting a DVT. सो ये रहा एक्टिव मोबिलाइजेशन यानी पेशेंट को जल्दी खड़ा करना. सेकंड, पेशेंट को इवन सोते सोते एक्सरसाइज कराना.
नाउ अगर पेशेंट ये दो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, देन कम्स द मैकेनिकल प्रिवेंशन, यानी हम लोग स्टॉकिंग्स देते हैं, यानी प्रेशर देने वाले सॉक्स रहते हैं जो आइदर नी लेंथ के हो सकते हैं या थाई लेंथ के भी हो सकते हैं, जिससे कंटिन्यूस प्रेशर ग्रेडियंट रहता है, जिस वजह से आपके वेन्स में टोन बेटर हो जाता है एंड ब्लड सप्लाई बेटर हो जाता है। ये रहा एक। और दूसरा, हम लोग ऑल्सो काफ पम्प करके एक मैकेनिकल डिवाइस आता है जो आफ्टर सर्टन फ्यू मिनट्स वो प्रेस करता है, सो दैट आपके काफ का ब्लड सप्लाई यानी वीनस रिटर्न कंटिन्यूसली चालू रहे। सो जैसे मैन्युअली कोई आपके पैर दबा दे, ऐसे ही एक मशीन है जिसमें स्लीव्स रहते हैं, वो आपके काफ को दबाते रहता है, जिसे हम लोग डीवीटी पंप कहते हैं। सो ये दो मैकेनिकल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग डीवीटी हो गया। एंड थर्डली, हम लोग इवन कुछ इंजेक्शंस भी देते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज रहता है, एंड जब डिस्चार्ज हो जाता है यूजुअली कुछ टैबलेट्स देते हैं जिससे उनका ब्लड थिन रहेगा और ये डीवीटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो हमारे यहाँ एवरी पेशेंट रिसीव्स ऑलमोस्ट वन द मेडिकल केमिकल प्रोफाइलैक्सिस तो है ही, ब्लड थिनर मिलता ही है, एंड इन एडिशन मैकेनिकल प्रोफाइलैक्सिस भी, यानी डीवीटी पम्प या एटलीस्ट डीवीटी स्टॉकिंग्स। सो ये जो मैं बोल रहा हूँ इंजेक्शंस जो है वो खून पतला करने के इंजेक्शंस है, यानी ब्लड थिनर्स है। सो बट उनका जो डोसेज है वो कम रहता है। इट इज़ अ प्रोफाइलैक्टिक डोज, नॉट अ थेरेप्यूटिक डोज, यानी कि ब्लड क्लॉट ना हो उसका डोसेज देते हैं हम लोग। अगर पेशेंट को डीवीटी डायग्नोस हो गया तो उसका डोसेज चेंज हो जाता है, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, सो दैट उससे वो क्लॉट अपने आप पिघल जाए और पेशेंट को आगे जाके परेशानी ना हो। अभी डीवीटी सबको हो सकता है या किसी किसी को ज़्यादा रिस्क है। ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला 2 to 5% यूजुअल इंसिडेंस रेट है, मीन्स कॉम्प्लिकेशन रेट बोल सकते हैं हम लोग। बट कोई पेशेंट ज़्यादा प्रोन रहते हैं डीवीटी के लिए। वन इज़ दोज जो पेशेंट्स को पहले से ही वैरिकोज वेन्स है, सो उनको डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनके वेन्स ऑलरेडी बहुत थिकन्ड रहते हैं, उनमें ब्लड फ्लो ऑलरेडी स्लगिश रहता है। दूसरा, कोई पेशेंट जिनमें ब्लड गाढ़ा होता है, यानी द ब्लड इज़ थिक इटसेल्फ, लाइक सपोज कैंसर पेशेंट्स है जिनको पॉलीसाइथीमिया है, दोज आर स्मोकर्स। सो उनमें जब आपका ब्लड थिक हो जाता है, उनमें ये चांसेस डीवीटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो इनको आइडेंटिफाई करके उनको ज़्यादा प्रिकॉशन देना बहुत ज़रूरी है, एंड इवन नॉर्मल पेशेंट्स को भी ये करना बहुत ज़रूरी है कि आपको आगे जाके डीवीटी ना हो। कभी कभार डीवीटी कैन बिकम फेटल ऑल्सो, यानी अगर वो थ्रोम्बस मीन्स डीप वेन थ्रोम्बस, अगर वो थ्रोम्बस काफ़ी बड़ा हो और वो अगर वो वेन में से छूट जाता है आपके हार्ट में जाके, वो अगर आपके लंग्स में जाके कहीं भी बैठ जाता है और लंग्स का अगर ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा बॉडी को, एंड देन इट इज़ अ वेरी वेरी सीरियस कंडीशन। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट हम लोग इसके बारे में जानें, इसके बारे में प्रॉपर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज करें। I would like to request all the subscribers to share the video, share the channel, and ask their friends also to subscribe to my channel. Thank you, and we'll try to keep this content as far as possible in simple words in English, so that सबको समझ में आए एंड इन्फॉर्मेटिव। अगर आपके पास कुछ भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड क्वेश्चंस हो जो मैं आंसर कर सकूँ, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ उसमें मैं वो कंटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ।